हेलो स्टूडेंट, ई एजुकेटर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं जो भारतीय संविधान के विषय वस्तु पर चर्चा करना जा रहा हूं। हमारा उद्देश्य है कि जो स्टूडेंट घर में रहकर स्व अध्ययन कर रहे हैं उन्हें भारतीय संविधान का विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो और आपको पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत ना उत्पन्न हो। इसके लिए मैंने भारतीय संविधान को विभिन्न आयामों में बांटकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। खासकर अधिकांश स्टूडेंट को संविधान के भाग और अनुच्छेद समझ में कम आता है, जिसके कारण वो रटना शुरू कर देते हैं। जबकि किसी भी कंपटीशन को फेस करने और सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि आप समझ पर ध्यान दें, रटने पर नहीं। और समझ के लिए आवश्यक है कि विषय वस्तु को पहले विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कीजिए, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए और उसके बाद सभी का संश्लेषण कीजिए। जिस दिन सबका संश्लेषण हो जाएगा, आपका पढ़ाई पूर्ण हो जाएगा और परीक्षा में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अतः मैं यह क्लास खासकर पेंडेमिक टाइम में जो स्टूडेंट घर पर रहकर स्व अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए फ्रूटफुल होगा। सामान्य रूप से मैं यहाँ संविधान के भाग और उनके अनुच्छेदों का विश्लेषण करूँगा, परंतु भारतीय संविधान के अन्य आयाम भी आपको दृष्टिगोचर होगा। शुरुआत में हम केंद्रीयकृत बिंदु को उठाएंगे और धीरे धीरे उसका विस्तार करते जाएंगे। तो आइए अब हम लोग जो है संविधान के आयामों को वर्गीकृत करते हैं। अगर आप भारतीय संविधान को देखें तो इन्हें मुख्यतः 4 आयाम में बांटकर देख सकते हैं। पहला आयाम है प्रस्तावना, दूसरा आयाम है संविधान के भाग, तीसरा आयाम है संविधान के भाग के अंतर्गत विभिन्न अनुच्छेद और चौथा भाग है अनुसूचियां और पांचवा समय समय पर भारतीय संविधान में किए जा रहे संशोधन। तो इन 5 आयामों में अर्थात प्रस्तावना, भाग, अनुच्छेद, अनुसूची और संशोधन में से आज मैं भारतीय संविधान के भागों का विश्लेषण करूंगा। यदि आप भारतीय संविधान के विभिन्न भागों को अलग अलग आयामों में बांटें तो ये 4 भाग करके देखा जा सकता है। मेरे अनुसार अगर ये 4 भाग को आप करके देखें तो आपको भाग और अनुच्छेद को ग्रहण करना आसान हो जाएगा। एक मैंने रखा है सामान्य भाग, दूसरा राज्य व्यवस्था या सरकार से संबंधित भाग, तीसरा कुछ विशेष और महत्वपूर्ण भाग और चौथा आपको अन्य की श्रेणी में रखा हूं। जहां तक सामान्य भाग के अंतर्गत मैंने 5 संविधान के भाग को रखे हैं। राज्य व्यवस्था या शासन व्यवस्था या गवर्नेंस के संदर्भ में आपको 10 भाग सम्मिलित किए हैं। विशेष या महत्वपूर्ण खंड में मैंने 6 भाग को कंसोलिडेट किए हैं तथा अन्य के अंतर्गत 4 रखे हैं। जब आप एक बार देख लेंगे तो फिर इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले सामान्य भाग, इसमें 5 भाग सम्मिलित है। भाग 1 के अंतर्गत संघ और उसका राज्य क्षेत्र का चर्चा किया गया है।
भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता या सिटीजनशिप की चर्चा की गई है। भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। और भाग 4 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो मैंने संविधान के भागों का पहले आयाम में 5 भाग सम्मिलित किया है, जिसमें भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र अर्थात यूनियन एंड द टेरिटरी, भाग 2 में नागरिकता या सिटीजनशिप, भाग 3 में मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य। अगर इसके अंतर्गत अनुच्छेद की चर्चा करें तो आप देखेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र के अंतर्गत 1 से 4 तक अनुच्छेद सम्मिलित है। नागरिकता में 5 से 11 तक के अनुच्छेद सम्मिलित हैं। मूल अधिकार में 12 से 35 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 35 से लेकर 51 तक अनुच्छेद सम्मिलित है। और मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जो बाद में जोड़ा गया था उसके अंतर्गत 51 को नामक अनुच्छेद सम्मिलित किया गया है। इसके बाद हम लोग दूसरे आयाम राज्य व्यवस्था या गवर्नमेंट पर आते हैं। इसमें मैंने जैसा कि आपको चर्चा किया है कि इसमें 10 भाग सम्मिलित किया गया है। अगर वो 10 भाग देखें तो सबसे पहले संघ या द यूनियन भाग 5 में है। भाग 6 में राज्य की चर्चा है। भाग 7 में खास करके उन राज्यों की चर्चा है जो पहली अनुसूची के भाग को में सम्मिलित किया गया है और ये अब निरसित या रिप्लेस है, सस्पेंड है। अतः वर्तमान समय में भाग 7 का कोई महत्व नहीं है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र या द यूनियन टेरिटरीज की चर्चा है। भाग 9 में पंचायत की चर्चा है। भाग 9 क में नगर पालिका की चर्चा है। भाग 9 ख में सरकारी सहकारी समितियों की चर्चा है। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र की चर्चा है। यदि इसमें और भी देखें तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंधों की चर्चा की गई है भाग 11 में। भाग 12 में आपको वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद से संबंधित है, अर्थात केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध की चर्चा की गई है। और भाग 13 में भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की चर्चा की गई है, अर्थात संघ और राज्य के बीच व्यापारिक और वाणिज्य को लेकर इसमें संबंधों की चर्चा की गई है। परंतु इतने भाग को देखने के बाद आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको एक सिस्टम दिखाई पड़ेगा और ये कौन से सिस्टम है उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। यदि आपने शुरुआती सामान्य रूप से 5 भाग जो आप पढ़े हैं, जिसमें अगर देखें तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है, यानी यहाँ राज्य के संबंध में चर्चा किया गया है। जबकि भाग 2 में राज्य में निवास करने वाले नागरिकों के बारे में चर्चा है।
उसके बाद इन नागरिकों को कौन कौन से बेसिक अधिकार या फंडामेंटल अधिकार प्रदान किया गया है या मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, उसकी चर्चा की गई। उसके बाद आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अर्थात राज्य के कर्तव्यों की चर्चा की गई है और फिर भारतीय नागरिकों की कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अगर ये पूरे सिस्टम में आप देखते हैं तो आपको ध्यान में रखना आसान होगा। मैंने यहाँ पे संघ और उसके राज्य क्षेत्र 1 से 4 अनुच्छेद में चर्चा है, इसको ध्यान में रखिएगा। 5 से 11 में नागरिकता है, 12 से 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकार है, 36 से 51 के बीच राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य को दिए गए कर्तव्यों की चर्चा है और 51 में नागरिकों के कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अगर आप इसे सिस्टम में देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैं इसी प्रकार का सिस्टम राज्य व्यवस्था के संबंध में लिस्ट कर देता हूं, आप जो है गौर से ध्यान। दोस्तों, यदि शासन व्यवस्था या गवर्नमेंट से संबंधित भागों का यदि आप वर्गीकरण करें तो कुछ इस रूप में दिखेगा। भाग 5 के अंतर्गत केंद्र के शासन व्यवस्था की चर्चा है, भाग 6 के अंतर्गत राज्य के शासन व्यवस्था की चर्चा है, भाग 7 जो रिप्लेस है तो अब उसका कोई मायने मतलब नहीं है। नेक्स्ट भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है, भाग 9 में पंचायत, भाग 10 में भाग 9 में नगर पंचायत, भाग 9 में सहकारी समितियां और भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र की चर्चा करें। अब आप गौर से देखें कि किस हिसाब से भारतीय संविधान में भागों का व्यवस्था किया गया है। भाग 5 केंद्रीय शासन व्यवस्था से संबंधित है, भाग 6 से लेकर 8 तक, जिसमें अब तो 7 का कोई मतलब नहीं है, तो 6 और 7 में राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी की चर्चा की गई है और उसके बाद शासन के तीसरे स्तर भाग 9 से लेकर भाग 10 तक चर्चा किया गया है। स्थानीय स्तर का शासन व्यवस्था में पंचायत, ग्रामीण व्यवस्था के लिए, नगरीय शासन व्यवस्था के लिए नगरपालिका। नेक्स्ट भाग 9 में सहकारी समितियों की चर्चा की गई है और भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र की चर्चा की गई है। इसका अर्थ है भारत के संविधान में शासन व्यवस्था के 3 स्तर बताए गए हैं। सबसे ऊपर के स्तर पर केंद्रीय शासन व्यवस्था, बीच के स्तर पर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था मध्यवर्ती में और सबसे निचले स्तर पर स्थानीय शासन में पंचायत, नगरपालिका, सहकारी समितियां और जनजातीय क्षेत्र की चर्चा की गई है। अगर इसे समझ के साथ ध्यान में रखेंगे तो आसान हो जाएगा। फिर उनके विस्तार कहां से कहां तक है, कितने अनुच्छेद में विस्तार है, वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। मैं इसके बाद फिर से पहले साधारण और शॉर्ट में डिस्कशन कर देता हूं और उसके बाद फिर एक एक पार्ट का विस्तृत रूप से विश्लेषण करेंगे। तो इस वक्त आप प्रत्येक भाग के अनुच्छेदों को देख लें गौर से। संघ में लगभग 100 अनुच्छेद हैं, 52 से लेकर 151 तक। इसके भीतर के कौन कौन से पहलू हैं उसका विस्तृत विश्लेषण अगले क्लास में होगा। नेक्स्ट, राज्य के अंतर्गत 152 से 237 अनुच्छेद दिया गया है। इसी तरह से संघ राज्य क्षेत्र के लिए 239 से 242 के बीच अनुच्छेद दिया गया है और अनुच्छेद 243 के बहुत सारे खंड हैं जिसमें पंचायत, नगरपालिका, सहकारी समितियां की चर्चा की गई है और अनुच्छेद 244 में अनुसूचित जाति और जनजाति की चर्चा की, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की चर्चा की गई है। अब इसके बाद आप 12 और 13 वस्तुतः ये भाग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंधों की चर्चा करती है। सबसे पहले भाग 1 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी संबंध यानी कानून बनाने के संबंध में
संबंध क्या है? भाग 11 में ही प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है, लेकिन वित्तीय संबंध के लिए एक अलग भाग 12 बनाया गया है और वाणिज्य व्यापार के लिए भाग 13 दिया गया है। तो आपने देखा कि सबसे पहले केंद्र, फिर मध्यवर्ती स्तर पर राज्य, फिर स्थानीय स्तर पर पंचायत और नगर पालिका, और फिर अंत में केंद्र और राज्य के बीच रिलेशन की चर्चा की गई है। अगर इस तरीके से आप वर्गीकृत करके ध्यान देंगे तो आप अनुच्छेद का दायरा भी पता कर सकते हैं, और दूसरा चीज है कि विभिन्न पहलुओं और विषय वस्तु कितना है वो भी आप समझ सकते हैं। अब आते हैं हम विशेष या महत्वपूर्ण भाग पर, जिसे हम लोग ने वर्गीकृत किया है। विशेष आयाम के अंतर्गत मैंने 6 भाग रखा है, जिसमें मैंने भाग 14 से भाग 18 को सम्मिलित किया गया है। इसमें कुल 6 भाग सम्मिलित किया गया है। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं की चर्चा की गई है। भाग 14 क में अधिकरण या ट्रिब्यूनल की चर्चा की गई है। भाग 15 में निर्वाचन संबंधी चर्चा है। भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध दिया गया है। भाग 17 में राजभाषा की चर्चा है और भाग 18 में आपात उपबंध की चर्चा है। सबसे पहले राज्य व्यवस्था का स्ट्रक्चर के बाद आपको राज्य के लिए कुछ सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें ऑफिसर्स की आवश्यकता होती है। उसके संबंध में उनकी परीक्षा आयोजन के संबंध में, उनकी नियुक्ति के संबंध में भाग 14 में चर्चा है। इसमें अनुच्छेद 308 से 323 तक सम्मिलित किया गया है, यानी भाग 14 में के अंतर्गत 308 से 323 अनुच्छेद सम्मिलित है। इसी तरह कुछ विशेष युक्ति के लिए संसद ट्रिब्यूनल का गठन या अधिकरण का भी गठन करता है, और इसकी आवश्यकता के कारण बाद में 14 क नामक एक भाग जोड़ा गया, और इसके लिए अनुच्छेद 323 को संविधान में जोड़ा गया। भाग 15, जो कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो निर्वाचन संबंधी मुद्दे को चर्चा किया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 तक सम्मिलित किया गया है। भाग 16 में भारत के कुछ विशेष वर्ग जैसे SC, ST, आंग्ल भारतीय समुदाय आदि के लिए कुछ विशेष उपबंध किया गया है, और इनके लिए अनुच्छेद 330 से 342 में जगह दिया गया है। अब राज्य का भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा भाग 17 में किया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 343, 343 से 351 सम्मिलित किया गया है। भाग 18 में आपात उपबंध है। ऐसी हमारे संविधान निर्माता की मान्यता थी कि सभी समय सामान्य नियम से शासन नहीं चलाया जा सकता है। कभी कभी राज्य व्यवस्था के सामने भी ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो जाता है जब सामान्य प्रशासन की जगह एक विशेष स्थिति के अनुरूप शासन व्यवस्था स्थापित करना होता है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माता ने आपात उपबंध की चर्चा की गई है, जिसके लिए राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, और इसे अनुच्छेद 352 से 360 में सम्मिलित किया गया है। संविधान के अन्य आयाम के अंतर्गत आपको 4 भाग सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत भाग 19 से लेकर अंतिम भाग 22 तक शामिल किया गया है। भाग 19 में कुछ मिश्रित या मिसलेनियस अनुच्छेद को शामिल किया गया है। इसका मतलब है जिसे जो कहीं और जगह जिस अनुच्छेद को नहीं मिला है वो भाग 19 में डाल दिया गया है। इसी प्रकार संविधान हमें नयापन रहे
समय के अनुसार परिवर्तन का गुण रहे, वैसे संविधान अच्छे माने जाते हैं। भारत में भी संविधान में संशोधन या परिवर्तन की गुंजाइश आगे के पीढ़ियों के लिए एक रास्ता बनाया गया और इसके अंतर्गत संविधान संशोधन भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अधीन शामिल किया गया। इसके बाद भाग 21 में कुछ अस्थायी या संक्रमणशील या कुछ विशेष उपबंध किया गया है, अर्थात टेम्परेरी रूप से जो है कुछ अनुच्छेद शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य है समय के साथ जो है ये अनुच्छेद अंततः निरसित होना है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 369 से 392 सम्मिलित किया गया है और अंतिम भाग 22 जिसमें कुछ संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी के प्राधिकृत पाठ या कुछ निरसन सम्मिलित किया गया है और इसमें अनुच्छेद 393 से 395 शामिल किया गया है। कुल मिलाकर अगर गौर से पूरे भाग को आप देखें तो भारतीय संविधान में जितने भी चैप्टर है, जितने भी भाग है और भाग के अंतर्गत जो भी अनुच्छेद है, एक सिस्टम या व्यवस्था के अंतर्गत अगर उस व्यवस्था के अनुरूप उसे गौर से देखा जाए और उसे समझने की कोशिश किया जाए तो आपको आपके स्मृति में अनुच्छेद भी आसानी से सम्मिलित हो जाएगा और फिर आपको विश्लेषण करना आसान हो जाएगा। अब फिर से हम लोग एक बार देखते हैं कि 22 भाग जो वर्तमान समय में 25 है वो किस रूप में है। मैंने सबसे पहले पूरे संविधान के भागों को 4 भाग में बांटा। एक सामान्य रूप से सामान्य भाग में हम लोग 5 अनुच्छेद शामिल किए थे, जिसमें सबसे पहले संघ और राज्य भाग 1 में, भाग 2 में नागरिकता या सिटीजनशिप, भाग 3 में मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट या FR, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व या कह सकते हैं राज्य के कर्तव्य और भाग 4 क में नागरिक का मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है। आप इतने चीज को गौर से देखें और इसे जो है एक अन्य बॉक्स में डाल दें। फिर अगला राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, गवर्नेंस के अंतर्गत आपको 10 भाग शामिल किया गया है। हालांकि आपको वहां 11 दिखेगा, चूंकि भाग 7 निरसित हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है, अतः वास्तविक रूप में वर्तमान समय में कितने भाग हो गए वहां पे 10। अब इसमें आप व्यवस्था देखें तो सबसे पहले संघ या द यूनियन अर्थात केंद्र के बारे में भाग 5 में, भाग 6 में राज्य के बारे में, भाग 7 जो निरसित है, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी की चर्चा है, भाग 9 में स्थानीय स्तर पर पंचायत, भाग 9 को में नगर पालिका, भाग 9 को में सहकारी समितियां और भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र के प्रशासन की चर्चा की। इसके बाद इसके में 3 और भाग 11, 12, 13 जो केंद्र और राज्य के संबंधों पर टिका हुआ है, जिसमें भाग 11 में विधायी और प्रशासनिक संबंध की चर्चा की गई है, भाग 12 में वित्तीय संबंध की चर्चा की गई है और भाग 13 में वाणिज्य व्यापार की चर्चा की गई है ना आसान। अब आप विशेष आयाम की ओर आए। यहाँ पे थोड़ा व्यवस्था बनाने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन 2-3 बार अगर रिवीजन कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं की चर्चा है, यानी नियुक्तियां। भाग 14 क में ट्रिब्यूनल की चर्चा है, भाग 15 में निर्वाचन संबंधी मुद्दे हैं, भाग 16 में विशेष वर्गों के लिए उपबंध है, भाग 17 में राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा है और भाग 18 में आपात उपबंध की चर्चा है। जहां तक अन्य आयाम की बात है तो उसमें से सिर्फ 20 अगर याद है संविधान संशोधन तो भी काम चल जाएगा, लेकिन 2-4 बार अगर आप देखते रहेंगे, रटना नहीं है, सिर्फ देखते रहेंगे तो ये भी आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। जैसे भाग 19 में मिश्रित उपबंध दिया गया है,
भाग 20 में संविधान संशोधन, भाग 21 में अस्थायी उपबंध और भाग 22 में संक्षिप्त नाम की चर्चा की गई है। अब हम लोग अगर संपूर्ण भाग और उन अनुच्छेदों को वर्गीकृत करके देखा है तो हमें कुछ और भी दिलचस्प मुद्दे दिखते हैं। अब यदि हम संविधान के सभी भाग और अनुच्छेदों को एक सरसरी निगाह से देखने के बाद हम ये कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कुछ नई बात समझ में आती है। वो नई बात क्या है कि भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हैं। तो भारतीय संविधान में कुल भाग 22 है। मूल संविधान में तो भारत के मूल संविधान में कुल भाग कितने थे? 22 थे। वर्तमान समय में कितने हैं? तो 22 प्लस 4 को 9 को 14 को ये अगर 4 जोड़ दें तो टोटल 26 भाग होता है। परंतु आप जानते हैं -7 भाग जो है वो घट जाएगा तो आपके बच जाएंगे 25 भाग। यदि आपने संविधान के सभी भाग और अनुच्छेदों को सारांश में देख चुके हैं तो आपको कुछ दिलचस्प आयाम दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप देखें तो भारत के मूल संविधान में कुल 22 भाग हैं, लेकिन आपने देखा कि समय के साथ साथ इसमें भाग 4 को जोड़ा गया, भाग 9 को जोड़ा गया, भाग 9 को जोड़ा गया और भाग 14 को जोड़ा गया, यानी 4 भाग एक्स्ट्रा बाद में जोड़ा गया है समय के साथ, अर्थात टोटल भाग 26 हो गया। अब आप जानते हैं जैसा कि 7वां भाग निरसित हो गया, रिप्लेस हो गया, अतः एक भाग घट गया तो 25 भाग बचा। इसका मतलब है कि वर्तमान समय में संविधान में कुल भाग 25 है और मूल रूप से 22 था। दूसरी बात, इसी तरह से अगर अनुच्छेद को देखें तो उसमें भी विभिन्न भाग तथा विभिन्न भाग में क ख ग घ करके समय के साथ यानी संविधान संशोधन करके उसमें जोड़ा गया। वो अनुच्छेद उसी भाग में डाला गया है जिससे संबंधित था। वर्तमान समय में अनुच्छेदों की कुल संख्या 450 से अधिक है, यानी 450 से अधिक है। कहीं कहीं आपको 465 मिलेगा, 66 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कमोबेश 450 से अधिक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और गौर करने वाली बात यह है कि संविधान के में अगर भाग को देखें तो अंतिम भाग के रूप में 22 ही दिखता है। दूसरी बात, अनुच्छेद को देखें तो 395 ही दिखता है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। हाँ, समय के साथ बढ़कर 450 से अधिक अनुच्छेद अब तक हो चुके हैं, परंतु अंतिम रूप से अगर देखें तो 395 अनुच्छेद ही दिखेगा। अब यदि पूरे भाग को देख चुके हैं तो इसी तरह से हमें टाइम टू टाइम अनुच्छेद और भाग देखने के बाद अनुसूचियों पर चर्चा करेंगे, फिर संविधान संशोधन की चर्चा करेंगे, प्रस्तावना पर भी आवश्यकता अनुसार डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अगले क्लास में आपको भाग 5 जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग कहलाता है, यदि इन चारों आयाम को जो है विश्लेषण के हिसाब से देखा जाए तो जो राज्य व्यवस्था से संबंधित आयाम हैं उनसे परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद सेकेंड स्तर पर आपको सामान्य या जनरल
भाग जो दिए गए हैं 5, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तीसरे स्थान पर विशेष आयाम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे कम अन्य आयाम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग नहीं के बराबर। अब आपको अपनी सुविधा के अनुसार तय करना है कि किन किन आयामों को देखना है, सबसे ज़्यादा तरजीह देना है, सबसे ज़्यादा महत्व देना है। लेकिन कोई भी विषय वस्तु पढ़ते हैं तो उसे होलिस्टिक वे में पढ़िए, संपूर्ण को पढ़िए, कोरिलेट करके पढ़िए। जब तक एक दूसरे मुद्दे को जोड़कर नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है ज्ञान अधूरा रहेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक क्लास आपको भाग यानी कि राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भाग में चर्चा किए हैं, कुल मिलाकर भाग 5 से लेकर भाग 10 के बीच का जो है एक समग्र विश्लेषण आपको दूंगा, ताकि आप राज्य व्यवस्था के ढांचा को बेहतर ढंग से समझ सकें। जब राज्य व्यवस्था का संपूर्ण ढांचा को आप समझ लेंगे तो सेकेंड लेवल पर फिर से मैं प्रत्येक भाग के थोड़ा विस्तृत रूप में आपके सामने टुकड़े टुकड़े में प्रस्तुत करूंगा और आप देखोगे कि देखते ही देखते आपको भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ने में इतनी रुचि जग जाएगी कि हो सकता है कि आप स्वाध्याय करके भी परीक्षा के प्रत्येक क्वेश्चन को आप इजी वे में आसानी से सॉल्व कर सकने में सक्षम होंगे। थैंक्स, आज का क्लास यहीं तक रखें।